नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित स्वच्छता के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम धामी ने स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सभी 13 जिलों के लिए स्वच्छता वाहनों का फ्लैग ऑफ भी किया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 15 अगस्त से पहले इस तरह के तमाम आयोजन अलग अलग जगहों पर हुए हैं। आज 13 जिलों के लिए रवाना हुई हैं गाड़ियां। सफाई करने वाली गाड़ी को आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। अरे भाई यार, तू तो ऐसी बात करा भाई साहब। आप तो स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता की जो गाड़ी होती है कूड़ा उठाने वाली, उसे हरी झंडी दिखाई। और इसके अलावा साफ सफाई भी उन्होंने लोगों के साथ मिलकर की। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देश स्वस्थ तो आप स्वच्छ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसी अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। झाड़ू लगाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता का संदेश दिया। गंदगी करूंगा। स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर, नालों पर, महापुरुषों की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ मां के नाम लगाए जाने का काम तेजी से चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि आज हमने 13 सफाई वाहन भी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के लिए आज यहाँ से भेजे हैं, वह भी स्वच्छता के अभियान में चलेंगे। सभी स्वच्छता के अभियान में सहभागी बने और स्वच्छ परिवेश, स्वच्छ प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। विभाजन वो शाम को बोलेंगे। देखिए, विभाजन विभीषिका चूँकि देश की आज़ादी के ठीक एक दिन पहले का दिन है, जिस दिन करोड़ों की संख्या में नरसंहार हुआ, लोगों को अपने बसे बसाए घर छोड़कर आना पड़ा। तमाम मानवीय जो उत्पीड़नाएं हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो उस समय के लोगों ने उसके लिए अपने को बलिदान किया। उसी के कारण हम सबको आज़ादी मिली है। इसलिए आज के दिवस पर मैं उन सब जिन्होंने देश की आज़ादी में विभाजन विभीषिका का दंश झेला है, उन सबको भी मैं आज नमन करता हूँ। देहरादून में मंगलवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 36 बड़े फैसले पर मुहर लगाई गई। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाने का बड़ा फैसला किया गया। हालांकि नगर पालिका ने नगर निगम बनाने के दौरान सीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा। वहीं डोईवाला नगर पालिका को भी अपग्रेड करके ग्रेड 1 का दर्जा दिया जाएगा। निकायों में ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। राज्य के सभी 13 जिलों में बुजुर्ग आवास गृह बनाने का भी फैसला लिया गया। वहीं जेल में बंदी की मौत पर मुआवजा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल के लिए मुफ्त जमीन देने का फैसला किया गया। इसके अलावा रामनगर समेत कुछ अन्य नगर पालिका की सीमा विस्तार को हरी झंडी इस कैबिनेट बैठक में दिखाई गई है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, इनको हमने नगर निगम की मान्यता दी है, यानी कि कैबिनेट ने इसको पारित किया है। डोईवाला जो सी ग्रेड की हमारी जो नगर पालिका थी, उसको C1 में लाने का हमने काम किया है। और इसी प्रकार हमारे यहाँ जो निकाय का जो चुनाव की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, उसको भी हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम निकाय चुनाव कराने के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ विधायक अलग अलग वजह से संगठन से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर नाराज हैं। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस विधायकों के प्रभारी शैलजा के साथ मीटिंग हुई, जिसमें कुछ विधायकों ने प्रभारी से अलग से मिलने का वक्त मांगा। सूत्रों का दावा है कि नाराजगी की बात पर विधायकों ने प्रभारी शैलजा से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। तो मंगलवार को करीब 14 विधायकों ने एक एक करके अलग अलग अपनी बात प्रभारी को बताई। वहीं पहले देहरादून लौटे नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने पहले दिन की मीटिंग के बारे में बताया कि केदारनाथ उपचुनाव में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और कोऑपरेटिव के चुनाव को लेकर बातचीत हुई। सभी माननीय विधायकों ने सुझाव भी दिए और क्या हमारी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस संदर्भ में अपने क्षेत्रों के बारे में भी और पूरे प्रदेश के क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं,
चर्चा की गई। न्याय की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की, उन पर विशेष फोकस किया गया है। उसके अलावा जाति जनगणना को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है, जिसमें दिशा निर्देश मिले और जल्दी ही एक डॉक्यूमेंट सभी प्रदेश अध्यक्षों को भेजा जाएगा। और अफसरों की एक गलती ने वित्त विभाग की किरकिरी करवा दी। अगले हफ्ते गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट भी रखा जाएगा और इसकी जानकारी ना विभागीय मंत्री को देना जरूरी समझा गया और ना ही विपक्ष को। अब मामला राजनीतिक रंग लेता चला जा रहा है। अगले बुधवार से गैरसैंण में होने जा रहे विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट यानी विभागों को खर्च के लिए बजट देने का मसौदा भी पटल पर रखा जाएगा। किसी भी राज्य के लिए ये महत्वपूर्ण घटना है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनको वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट के लिए बताना जरूरी नहीं समझा। न्यूज 18 से इस बाबत मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड बोलने से मना कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, नेता विपक्ष यशपाल आर्य की बात सुनकर आप और चौंक जाएंगे। यशपाल आर्य के मुताबिक शासन के अफसरों ने जो 3 दिन के सत्र का एजेंडा दिया, उसमें भी कहीं अनुपूरक बजट का जिक्र नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बिना वित्त मंत्री की मंजूरी के आखिर अनुपूरक बजट का प्रस्ताव बना कैसे। एजेंडा दिया गया है इन्होंने, उसमें कहीं पर उल्लेख नहीं है। बाद में मालूम हुआ, जानकारी हुई कि अनुपूरक बजट भी पेश किया जा रहा है। तो इस बात दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सरकार की में जो प्रमुख लोग हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, उनको भी जानकारी नहीं है कि और वित्त मंत्री भी हैं, उनको भी जानकारी नहीं है कि अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। उनकी सहमति होनी चाहिए। वित्त मंत्री की सहमति के बिना आप कागज ही कैसे आगे बढ़ाएंगे? आपने विधेयक बनाया कैसे? जब वित्त मंत्री से ये तो कहोगे मंत्री जी हम अनुपूरक बजट लाना पड़ेगा और वो बताएंगे क्या करना है, उनसे पूछ करके तभी तो ड्राफ्ट बनाओगे ना। तो पूछ ही नहीं रहा है तो भाई प्रेमचंद जी अब क्या कह सकता हूँ। अनुपूरक बजट में बाकी बचे वक्त के लिए विभागों को पैसा मिलेगा, ये कोई छोटा काम नहीं है। लोअर लेवल के अफसरों से लेकर हाई लेवल अफसरों तक इस पर चर्चा होती है। जाहिर है सचिव वित्त दिलीप जावलकर और अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी इसे देखा होगा। अनुपूरक बजट पर बात हुई होगी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतने जिम्मेदार अफसरों ने वित्त मंत्री को कुछ नहीं बताया। हालांकि पूर्व मंत्री और सीनियर विधायक खजान दास ने इसे अफसर और मंत्री जी के बीच कंफ्यूजन बताया। बजट तो आना ही चाहिए और आएगा भी, तो मुझे लगता है कि कुछ गलत फहमियां पैदा हुई होगी, जिस कारण बस अधिकारियों के द्वारा वित्त मंत्री को तो सारा ही मालूम रहता है और वित्त मंत्री भी है और साथ साथ में संसदीय कार्य मंत्री भी है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप की इसमें रहा होगा। उत्तराखंड में अक्सर अफसरशाही की मनमानी की बात सामने आती रहती है। अब ताजा मामला क्या इस ओर इशारा करता है या ये महज एक चूक है? इसका जवाब जाहिर तौर पर अफसरों के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हर घर तिरंगा अभियान के तहत क्षेत्रीय विधायक और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश विधानसभा स्थित अपने आवास पर तिरंगा लहराया। आवास पे झंडा लगाते वक्त भारत माता की जय के नारे लगाए और कहा कि तिरंगा हमारा मान, सम्मान, स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को आज से 15 अगस्त तक व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। पौड़ी के श्रीकोट इलाके में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक बेकाबू वाटर टैंकर ने सड़क के किनारे बैठी 5 महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं महाराष्ट्र की हैं और वो बद्रीनाथ से दर्शन करने यहां पर आई थी। यहां पर वाटर टैंकर के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे अब पेश किया जाएगा कोर्ट में। आने के बाद यात्री बैठे हुए थे सामने, यात्रियों के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ाई तो उसके नीचे 2 यात्री आए, पहले से दबे पड़े थे।
और बगल में एक और लड़की थी, उसके शायद पहिया लगा या जो भी लगा होगा, इतना मुझे नहीं पता, पर मैंने नीचे जो गाड़ी के नीचे देखा हो तो उसमें यात्री दबे हुए थे। ये रोड साइड में बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे लोग, और एक अनियंत्रित वाहन से दुर्घटना हुई है जिसमें 2 महिलाओं की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। बाकी 3 महिलाएं जो घायल अवस्था में हमारे इमरजेंसी विभाग में लाई गई, तो हमारी सर्जरी की टीम ने, ऑर्थो की टीम ने और हमारी इमरजेंसी टीम ने सभी लोगों ने उनको फर्स्ट एड दिया है। वो तीनों जो लेडीज़ हैं वो स्टेबल कंडीशन में हैं। कुमाऊं के इलाके में भी वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियां हैं। इनमें से कई संपत्तियां तो भूमाफियाओं के कब्जे में है, लेकिन बोर्ड इन संपत्तियों को माफिया के कब्जे से खाली नहीं करा पा रहा। कई माफिया तो वक्फ की संपत्तियों को बेच भी चुके हैं, लेकिन उनके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर के विरोध और समर्थन को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच राजनीतिक जंग छिड़ी है। कांग्रेस जहां कॉरिडोर के डीपीआर सार्वजनिक करने को लेकर 6 दिवसीय जन जागरण यात्रा निकाल रही है, तो वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस की यात्रा के बाद सभी स्थानों को गंगा जल से शुद्ध कर रहे हैं। कांग्रेस की विरोध यात्रा खत्म होने के बाद बीजेपी नेता गंगा जल लेकर पहुंचते हैं। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही जन जागरण यात्रा का आज समापन होगा। इस दौरान एक जन आक्रोश सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी हरिद्वार पहुंचेंगे। हालांकि बीजेपी नेता कांग्रेस पर निकाय चुनाव के चलते राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कॉरिडोर को लेकर के है, जो जिस प्रकार से कॉरिडोर को लेकर के पूरा का पूरा भाजपा का जो शासन है वो यहाँ की जनता को गुमराह कर रहा है, और अंत में ये पता चलेगा कि कल को ये सब चीज़ें तोड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी तक वो ना तो व्यापारियों को ना शहर के लोगों को ये बताने को तैयार है कि आखिर इसमें होना क्या है। चोरी छिपे वो लोग काम कर रहे हैं। व्यापारियों के साथ लगातार उनके मीटिंगें भी चल रही हैं, व्यापारियों के उनके सबके सुझाव लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कांग्रेस का, हरिद्वार कांग्रेसियों का एक प्रोपेगेंडा है, और ये कई गुटों में बटे हुए कांग्रेसी हैं, 5-5 7-7 इकट्ठे होते हैं। ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और इनका कुछ नहीं है। सिर्फ इन्होंने नगर पालिका के इलेक्शन को, नगर निगम के हमारे जो इलेक्शन अब नज़दीक आ रहे हैं, उसको अपने बुलाने के लिए, अपने अस्तित्व को ढूंढने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। टिहरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नई टिहरी शहर में गुलदार की दहशत आए दिन रिहायशी इलाकों में गुलदार की चहलकदमी है। यहां पर बौराड़ी, केमसारी कॉलोनी में देखा जा रहा है गुलदार। शाम होते होते लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। पालतू जानवरों को गुलदार अपना शिकार बना रहे हैं। तो कुछ इलाके ऐसे हैं टिहरी के जिसमें बौराड़ी और केमसारी कॉलोनी में गुलदार दिखा है। अब इसके बाद वहां के लोग दहशत में है। सबसे ज्यादा वहां के जो पालतू जानवर है उससे गुलदार अपना निशाना बना रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर लेते हैं, जहां पर यमुनोत्री हाईवे खोला गया। कल्याणी के पास मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे को बंद था। 9 घंटे बाद खुला यमुनोत्री हाईवे। एनएच लोक निर्माण विभाग ने इस हाईवे को खोल दिया है। तो एक अच्छी खबर आ रही है, हाईवे खुलने के बाद जो लोग वहां फंसे हुए थे वो वहां से अब आवाजाही कर पा रहे हैं। तो यमुनोत्री हाईवे खोल दिया गया है। कल्याणी के पास जहां पर मलबा आया था वहां पर अब इस रास्ते को खोलने के बाद से लोगों को राहत मिली है। 9 घंटे के बाद यमुनोत्री हाईवे खुला है। और मौसम के अलर्ट की बात करते हैं तो मौसम विभाग ने आज के लिए सभी 13 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कहीं भारी बारिश तो कहीं बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं पहाड़ों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। तो एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तेज बारिश का येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। करीब 13 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। आज कहीं भारी बारिश तो कहीं बारिश होने की संभावना है। अब इसे लेकर प्रशासन भी चौकन्ना है। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगा दिया गया। ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम के द्वारा क्षेत्र में होने वाली बारिश की स्थिति को दर्ज किया जाएगा। चमोली में कई जगहों पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम से इंस्टॉल किया गया है और अब इसकी जांच की जा रही है कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। कई जगहों पर नए वेदर सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग डायरेक्टर इन पर नजर बनाए हुए है।
पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो नुकसान की खबरें हैं वो भी प्रत्येक दिन निकल कर आ रही हैं। चाहे चमोली के अलग अलग इलाकों की बात कर ले तो बादल फटने की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन अब मौसम विभाग से लेकर अन्य विभाग भी बारिश को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस इलाके में रात को कितनी बारिश हो रही है या दिन को वहाँ पे कितनी बारिश दर्ज की गई है। इस समय मैं ज्योतिर्मठ के इस मकान में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाया गया है जो ये पता करेगा कि किस दौरान इस क्षेत्र में कितनी बारिश दर्ज की गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो लगाया गया है इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। क्या ये सही तरीके से चार्ज है या इन पे जो इनका जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, इस पर पूरा फोकस मौसम विभाग का भी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो चमोली जनपद में विभिन्न इलाकों में इनको लगाया गया है। वहाँ पे जो विभाग हैं मौसम विभाग से लेकर जो अन्य तहसील प्रशासन है चाहे जिला प्रशासन है वो लगातार इन ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रहा है और लगातार मौसम पर प्रत्येक दिन नज़र बनाए हुए है। क्योंकि चमोली जनपद में मौसम विभाग लगातार भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की अपनी तैयारियां भी दिखाई दे रही हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, ज्योतिर्मठ। और अब एक ऐसी खबर जो एक चट्टान से शुरू होती है और पोल खोल देती है पूरे सरकारी सिस्टम की, क्योंकि अफसर तो अपनी नौकरी बचा लेते हैं लेकिन नतीजा जनता को भुगतना पड़ता है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। ये कोई चमत्कारी पत्थर नहीं है, लेकिन इसका चमत्कार ऐसा है कि राजस्व विभाग से लेकर पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, ग्राम पंचायत सब जमा हो गए, लेकिन इस पत्थर पर कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। ये पूरा मामला देहरादून में चकराता कालसी रोड का है। 27 जुलाई को बारिश हुई तो रोड से करीब 300 मीटर ऊपर भारी बोल्डर पहाड़ी से खिसका और फिर अटक गया। अब ये भारी बोल्डर किसी भी वक्त लुढ़क कर रोड पर बने पुल को ध्वस्त कर सकता है, लिहाजा बोल्डर को हटाने की बात कही गई। अब पिछले 2 हफ्तों से पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, पटवारी, तहसीलदार और यहाँ तक कि एसडीएम लेवल पर लेटर वॉर छिड़ा हुआ है, लेकिन बोल्डर हटाने को कोई भी तैयार नहीं है। वो पत्थर हमने भी देखा है और देख के जो है पहले हमने फॉरेस्ट को, उसके बाद पीडब्ल्यूडी को, जो भी, क्योंकि वन पंचायत की वो स्थान है तो ये पत्राचार भी हुआ है और उसके समाधान के बारे में खोजा भी जा रहा है। अब देखिए कि एक बोल्डर के पीछे पूरा सिस्टम कैसे कागज खेल रहा है। 30 जुलाई को पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने डीएफओ चकराता और एसडीएम कालसी को लेटर लिखा। पीडब्ल्यूडी ने अपने लेटर में लिखा, बोल्डर रोड से 300 मीटर ऊपर है, लिहाजा ये पीडब्ल्यूडी की सीमा में नहीं आता। एसडीएम कालसी ने इसी लेटर पर तहसीलदार को लेटर लिख दिया। 5 अगस्त को तहसीलदार से भू स्वामित्व की जांच मांगी। अब तहसीलदार ने यही लेटर पटवारी को फॉरवर्ड कर दिया। पटवारी ने जांच की और खसरा नंबर तक लिख कर भेज दिया। इसके बाद एक बार फिर तहसीलदार एसडीएम तक लेटर पहुंचे। एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी, वन पंचायत को फिर से लेटर लिखा। 1 हफ्ते में बोल्डर हटाने का निर्देश दिया। अब हालात ये हैं कि इतनी ज्यादा लिखा पढ़ी होने के बाद भी बोल्डर जस का तस खड़ा है और लोगों की जान पर आफत बना हुआ है। लेकिन हाँ, अधिकारियों ने जरूर लेटर खेलकर अपना काम पूरा कर लिया। अब भी बोल्डर कब हटेगा कोई नहीं जानता। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से भी बात हुई आज अभी, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि तकनीकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर से टीएचडीसी और यूजीवीएन, इनसे उनकी वार्ता चल रही है और शीघ्र ही इसका जो है निराकरण किया जाएगा। अब लापरवाही की हद देखिए। मॉनसून सीजन में कभी भी बोल्डर गिर सकता है और बोल्डर गिरा तो पुल ध्वस्त होगा, जिससे जौनसार भाबर के करीब 400 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन सिस्टम और अधिकारियों को इससे क्या, उन्होंने लेटर लिखना था, लिख दिया। फाइल बनानी थी, बना ली। अब बोल्डर हटे या ना हटे, इससे अधिकारियों को क्या मतलब। चकराता से कुलदीप चौहान के साथ सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18।
और बोल्डर के इस मामले ने तूल पकड़ा तो देहरादून में आला अफसरों तक भी ये बात पहुंची। आपदा प्रबंधन सचिव ने मामले को गंभीरता से लेने और तुरंत इसे हटाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी से और एसडीएम से बात हुई है, पीडब्ल्यूडी के लोगों से बात हुई है, वो सभी को बता दिया गया है कि मामला गंभीर है और अगर वो पत्थर गिरता है नीचे तो पुल को खतरा हो सकता है, इसलिए और काफी ज्यादा गांवों का संपर्क टूटने की आशंका है, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में मौजूद लकड़ी, अनाज, सब्जी, फल मंडियों की सबसे बड़ी संस्था मंडी परिषद एवं विपणन बोर्ड खबरों में है। कभी कर्मचारी मोर्चा खोल रहे हैं तो कभी कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है। मंडी परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि जलने वाले उनके काम से परेशान है। रुद्रपुर स्थित मंडी परिषद एवं विपणन बोर्ड राज्य की ताकतवर संस्थानों में से एक है। प्रदेश भर में फैली 27 मंडियों को मैनेज करने वाली संस्था सीधे तौर पर कारोबारियों और किसानों से जुड़ी है। मंडियों को मैनेज करने के अलावा मंडी परिषद का काम जनहित में रोड बनाना भी है और यही विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ समय पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने मंडी परिषद पर टेंडरों को लेकर गड़बड़ झाले के आरोप लगाए, तो हाल ही में मंडी परिषद के कर्मचारी भी कई मुद्दों को लेकर मुखर हो गए। मामला इस कदर उलझ गया कि मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू के साथ पिछले हफ्ते कर्मचारियों की चुपचाप मीटिंग हुई। एक समझौता हुआ जिसके अनुसार मंडी अध्यक्ष के सामने कोई भी फाइल ना प्रबंधक निदेशक पेश करेंगे, ना ही कोई कर्मचारी। अध्यक्ष कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम नहीं करेंगे। आरोप था कि कई गलत कामों के लिए दबाव बनाया जाता है। मंडी कर्मचारियों के कल्याण के लिए रखा गया फंड दूसरी जगह इस्तेमाल ना हो। खास हालात को छोड़कर तय समय के बाद कोई भी कर्मचारी ऑफिस में मौजूद नहीं रहेगा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति में करियर शुरू करने वाले और अब वहीं प्रोफेसर का काम देख रहे डब्बू कहते हैं उनके काम कुछ लोगों के गले के नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हरीश रावत अभी भी हमलावर हैं। मैं कर्मचारियों के हितों के लिए अपने छात्र जीवन से लड़ता रहा हूँ। कर्मचारी मेरे परिवार के अंग हैं और बड़े प्रसन्न हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, लोग कहीं मेरे कामों से, मेरी मेहनत के कारण आलोचना भी झेलनी पड़ती है, लेकिन मुझे जो सरकार ने काम दिया है, मैं मंडियों को निश्चित रूप से देश की सर्वश्रेष्ठ मंडी बनाने की दिशा में काम करूँगा। सत्यता यह है कि मंडी जो है भ्रष्टाचार का नमूना बन गया, खौलता हुआ भ्रष्टाचार खोल रहा है। क्या कुछ कहानी बताएं, बिना टेंडर के काम लोगों को दिए जा रहे हैं, बंदरबांट हो रही चीजों की, कोई मानक नहीं। दरअसल मौजूदा अध्यक्ष की ताजपोशी बतौर राज्य मंत्री स्टेटस के साथ पिछले साल हुई थी। 3 साल के फिक्स्ड टर्म वाले मंडी परिषद की कुर्सी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हमेशा ही हॉट सीट रही है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।